ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी यात्रा की। जी हां, तेरी यात्रा मेरी यात्रा, और मंशा है वोटों की मात्रा बढ़ जाए। पर वो किसकी बढ़ेगी? और यात्रा भी ऐसी कि अपनी अपनी ढफली, अपना अपना राग अलापा जा रहा है। गठबंधन धर्म ताक पर भी रखा जा रहा है, क्योंकि अपनी बात भी मनवानी है। मैं बात कर रहा हूं बिहार विधानसभा चुनाव की। तापमान लगातार गर्माता जा रहा है, खींचतान भी बढ़ती जा रही है, तल्खी भी देखी जा रही है, दबाव भी बनाया जा रहा है। आज तेजस्वी यादव 5 दिन की बिहार अधिकार यात्रा पर निकल पड़े। जहानाबाद से निकले हैं, वैशाली में यात्रा को मुकम्मल करेंगे। वो जो वोटर अधिकार यात्रा पर निकले थे राहुल गांधी, साथ में कदम ताल कर रहे थे तेजस्वी यादव। जिन इलाकों में वहां नहीं जा पाए, इन इलाकों में अब तेजस्वी यादव ताल ठोकने जा रहे हैं। पर कांग्रेस साथ में नहीं होगी। एकला चलो का राग अलाप रहे हैं तेजस्वी यादव। अब इसमें थोड़ी खीज है, टीस है, खिसियाहट है, गुस्सा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया राहुल गांधी को। लेकिन कांग्रेस बोलने को ही तैयार नहीं है कि गठबंधन का, महागठबंधन का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है। और नौबत तो यहां तक आ गई है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं 243 की 243 सीट लड़ने को तैयार हूं, क्योंकि कांग्रेस अब ज्यादा सीट मांग रही है। और यह खींचतान सिर्फ महागठबंधन तक सीमित नहीं है, एनडीए में भी अच्छा खासा खेल हो रहा है। अब बीजेपी निकल पड़ी है, चलो जीते हैं। रथ यात्रा है, चलो जीते हैं, नाम भी थोड़ा अजीबोगरीब है। चलो जीतते हैं या चलो जीते हैं। अब इसमें प्रधानमंत्री मोदी के जीवन की संघर्ष की गाथा भी सुनाई जाएगी, छोटी छोटी फिल्में दिखाई जाएंगी। यहां दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ये रथ यात्रा अकेले निकाल रही है, जेडीयू साथ नहीं होगी। और जैसे महागठबंधन में सीटों पर खींचतान है, एनडीए में भी 100 सीटों तक पर लड़ने की धमकी दे रहे हैं जीतन राम मांझी। चिराग पासवान अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है अभी, लेकिन 20 सीटों पर वो संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। और जेडीयू ज्यादा सीटें लेगी कि बीजेपी? सवाल अभी अधर में लटका हुआ है, अटका हुआ है। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं बिहार की चुनावी जंग की, बिहार के महाभारत की। और इस महाभारत में कोई रथ पर सवार है तो कोई बस पर सवार है। अब मुकाबला यात्राओं पर आ गया है, तेरी यात्रा मेरी यात्रा। आज तेजस्वी यादव, महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताने को तैयार है अभी कांग्रेस, ये अलग बात है। वो बिहार अधिकार यात्रा पर निकल पड़े। 5 दिन की यह यात्रा है, आज से शुरू हुई, 20 को मुकम्मल होगी। जहानाबाद से इस यात्रा की शुरुआत की है तेजस्वी यादव ने, और जहानाबाद से नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली होते हुए वैशाली पर इस यात्रा को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। अब इस यात्रा में 10 जिलों से होती हुई ये गुजरेगी। कुल मिलाकर 66 विधानसभा क्षेत्र, 66। इससे पहले एक वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी राहुल गांधी ने, साथ में थे, कदम से कदम मिलाते हुए, करण अर्जुन की जोड़ी की तरह, राम लखन की जोड़ी की तरह। दोनों युवा साथ दिखे थे और उसमें 179 सीटों को इन्होंने कवर किया था, तब साथ थे। इस बार दिलचस्प बात क्या है? तेजस्वी यादव खुद ही अकेले निकल पड़े अपने चुनावी रथ पर, यानी कि बस पर सवार होकर। कांग्रेस को साथ नहीं लिया। कुछ सिर्फ टव्वल चल रही है, कुछ मनमुटाव भी दिख रहा है।
या अपना वर्चस्व, अपना डंका भी पीटा जा रहा है। भाई पिछली दफा 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटें दी थी तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को। कांग्रेस जीत पाई महज 19 सीटें। कमजोर कड़ी कांग्रेस साबित हुई। इस बार पिछले महीने तक ऐसा लग रहा था कांग्रेस 50 सीटों पर मान जाएगी, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस के अंदर उत्साह दिखने लगा और कांग्रेस को लगने लगा कि ये जी पिछड़े और अति पिछड़े यादवों को छोड़ दें, ये हमारे तरफ आ रहे हैं, आरजेडी की तरफ नहीं। दलित वोट बैंक में भी एक तबके का रुझाव हमारी तरफ हो रहा है। तो कांग्रेस की वो जो पुरानी बीमारी है, थोड़ा दम्भ, गुरूर, अहंकार आने लगा। वो अब 70 से भी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने से अभी भी इनकार किया जा रहा है। तो तेजस्वी यादव खुद निकल पड़े कि कांग्रेस की जरूरत नहीं है भैया, मैं खुद कर लूंगा अपना काम। और वो तो अब यहां तक कह रहे हैं 243 की 243 सीटें हम लड़ने को तैयार हैं, सब सीटों पर मैं लड़ूंगा। ये इशारा भी है और चेताया भी जा रहा है क्या कांग्रेस को कि दरअसल औकात में रहो, गठबंधन धर्म निभाओ, हम हैं बड़े भैया यहां पर, हमारी बात मानो। पर इसके अंदर भी थोड़ी और दुविधा बढ़ गई है क्या। कांग्रेस 70 से ज्यादा मांग रही है तो मुकेश सहनी वीआईपी वाले वो कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री मुझे भी बनाओ, 60 सीटें मुझे भी दो। तो वामपंथी खासकर सीपीआई-एमएल जिसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था पिछली बार, बहुत से लोगों को लगा इनको कम सीटें दी गई हैं, वो कहां जाएंगे। और पशुपति पारस, चिराग पासवान के चाचा, वो भी नजरें गड़ाए बैठे हैं कि भाई मुझे भी दे दीजिए कुछ सीटें। और हेमंत सोरेन जेएमएम वाले जिनके साथ आप गठबंधन में हैं झारखंड में, वो कह रहे हैं हमें भी कुछ सीटें चाहिए बिहार में। तो सीटों पर भी खींचतान शुरू हो गई है। और ये सिर्फ महागठबंधन की कहानी नहीं है, एनडीए में भी कहानी दिलचस्प होती जा रही है, रोचक होती जा रही है। अब वहां पर बीजेपी एक रथ यात्रा पर निकल पड़ी है। पटना के गांधी मैदान से इसकी बाकायदा आज शुरुआत कर दी गई। नाम है इस यात्रा का चलो जीते हैं। जीतते हैं, मुझे लगा कि ये जीतते हैं होना चाहिए, चलो जीतते हैं चुनाव, पर चलो जीते हैं। इसके पीछे दरअसल क्या है कि रथ में दिखाया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी का संघर्ष। यह संयोग नहीं है कि कल 17 सितंबर है, 75 साल के हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो इसे इवेंट बनाने पर पूरी तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है बीजेपी। 50,000 जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी की जीवन पर एक शॉर्ट फिल्म, छोटी फिल्म, वो भी दिखाई जाएगी। बचपन से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर, वो कल सारे चैनल भी दिखाने वाले हैं। कल पूरा मीडिया भी मोदीमय होने वाला है। तो गरीब तबकों को वोटर से जोड़ने का बीजेपी का लक्ष्य है। पर ये वोटर तो गरीब और खासकर अति पिछड़े, वो तो जेडीयू का कोर वोटर है ही ना, परंपरागत वोटर, जिसकी बिना पर 9 बार बाकायदा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं 20 साल से लगातार सत्ता पर काबिज है नीतीश कुमार। तो वहां पैठ बनाने की बीजेपी की एक कोशिश क्या बताती है। और इस यात्रा में जेडीयू हिस्सेदारी नहीं करेगी, तो यहां बीजेपी भी अपने दम पर ताल ठोक रही है। और इसमें क्या बड़ी वजह यह भी है कि पिछली बार जेडीयू कमजोर कड़ी साबित हुई थी, 43 सीटें ही जीत पाई, बीजेपी 75 सीटें जीत गई थी। कि भाई कमजोर कड़ी ना साबित हो, हमें अपनी मजबूती कायम रखनी है। और इसमें बड़ी एक वजह यह भी है कि जेडीयू और नीतीश कुमार जब सीटों के बंटवारे की बात आती है तो अपनी बात मनवा लेते हैं। 43 सीटें ही जीत पाए विधानसभा में, लेकिन पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 16 सीटें लोकसभा की फिर लेने में वो कामयाब हुए। बराबर की सीटें, एक सीट ज्यादा दी सिर्फ बीजेपी को। पर जो खबर आ रही है विधानसभा में बीजेपी से एक सीट ही ज्यादा हो, पर एक सीट ज्यादा वो जरूर लेंगे। बड़े भाई की भूमिका में दिखेगी जेडीयू।
तो 102 103 अगर जेडीयू लेती है, 101 या 102 बीजेपी लेती है, तो बाकी तो 40 सीटें ही बची। उसमें चिराग पासवान, उसमें जीतन राम मांझी, उसमें उपेंद्र कुशवाहा, और बाकी कोई आने को तैयार है। सबको समेटना होगा। अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं 20 तो मेरे पाले आनी चाहिए, मेरे बांटे आनी चाहिए, वरना मैं 100 उम्मीदवार खड़े कर दूंगा। यह भी दबाव है। चिराग पासवान तो उनको समझ में आ रहा है 20 में तो कोई काम बनेगा ही नहीं, मैं तो बहुत ही एक छोटा खिलाड़ी बनकर रह जाऊंगा। पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं 2 सीटें हमारी जीतने की बात हो रही थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, हमने 5 की 5 सीटें जीती। हम हमेशा योगदान देते आए हैं। तो कहानी वहां पर भी थोड़ी अटक रही है, भटक रही है। क्या सीटों की खींचतान, सीटों का बंटवारा एक बड़ा सवाल बनता दिखाई दे रहा है क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, तेरी यात्रा मेरी यात्रा, किसकी बढ़ेगी वोट की मात्रा? और सीटों पर खींचतान, बिहार में बढ़ा चुनावी तापमान। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू जो सत्ताधारी गठबंधन की अगुवाई कर रहा है बिहार में, उनके मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ हैं। डॉक्टर सूरज मंडल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कन्हैया बेल्लारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, 5 दशक हो चुके हैं बिहार की राजनीति की नब्ज टटोलते आए हैं, परखते आए हैं, कसौटी पर कसते आए हैं बिहार की राजनीति को। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार मेरे साथ हैं, और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो नवल भाई, ये अपने आप ही बिहार अधिकार यात्रा पर अकेले ही निकल पड़े, कांग्रेस को भूल गए, अकेले ही अधिकार दिलवाएंगे बिहार को? संदीप जी, तेजस्वी जी तो लगातार यात्रा कर रहे हैं। हाँ। इसके पहले भी जन विश्वास यात्रा किए, माई बहन मान योजना भी वो यात्रा में शामिल था। लगातार वो तो जनता के बीच ही रहते हैं, और ये जनता के बीच रहना और जनता की बात करना, उनके अधिकारों की बात करना, और उन लोगों का पोल खोलना जो कि पिछले 20 साल से, 2 दशक से बिहार की जनता को ठग रहे हैं और बिहार को बेरोजगार प्रदेश बनाए हुए हैं, पलायन प्रदेश बनाए हुए हैं, जो उद्योग के नाम पे कुछ नहीं है, इसका पोल खोलना तो उनका काम है। तो वो है ना, वो कहते हैं ना, एक से भले दो जाते, 2 लड़के जाते ज्यादा बेहतर होता। वो ऐसी केमिस्ट्री दिख रही थी वोटर अधिकार यात्रा में, या केमिस्ट्री में कुछ केमिकल लोचा हो गया? मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने को तैयार नहीं कांग्रेस, अब थोड़ी आंखें दिखाने लगी, सीट भी ज्यादा मांगने लगी। नहीं संदीप जी, तेजस्वी जी जब बात रखते हैं तो पूरा महागठबंधन की बात है। महागठबंधन के नेता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है। ये सारी बातें तो विमर्श, राजनीतिक विमर्श में है, या बताने की क्या जरूरत है? हर बात सब कोई मिलकर एक साथ ही बोले, उसी से संदेश तो कांग्रेस नहीं बोल रही है ना। नहीं, कांग्रेस ने गच्चा दे दिया, थोड़ा सा दबाव डाल रही है क्या? नहीं, कांग्रेस क्यों गच्चा देगी? और आपको कैसे लगता है? हम सब एक है, और जो यह यात्रा निकल रही है, जो बात हम कर रहे हैं, वो उसमें एक ही बात सत्य है कि जो सरकार अभी है और लगातार जो प्रधानमंत्री प्रोपेगेंडा के हिसाब से एजेंडा तय करना चाहते हैं, वो नहीं होगा। नहीं, एजेंडा कुछ कांग्रेस भी सेट कर रही है कि, एक सेकंड नवल, कन्हैया बेल्लारी, आज मैं थोड़ा बीच में आपका दूसरे तरीके से इस्तेमाल करने वाला हूं, आखिर तक नहीं बिठाए रखूंगा। दरअसल अगर मैं कहूं कि कांग्रेस को लगने लगा है कि भाई हमारी ना थोड़ी पकड़, आकर्षण थोड़ा अति पिछड़ी जाति में बढ़ रहा है, दलित समुदाय में भी एक तबका हमारी तरफ देखने लगा, अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा अभी से बताने लगेंगे, ये लोग बिदक जाएंगे कि अरे वही यादव चेहरा फिर से आ गया। इसलिए कांग्रेस अभी हामी नहीं भरने को तैयार तेजस्वी के मुख्यमंत्री चेहरे पर। आप सही कह रहे हैं संदीप भाई, बिल्कुल ये कारण है। इनकी जो वोटर अधिकार यात्रा जो हुई है हाल में, उससे गदगद हैं कांग्रेसी, उससे काफी मजबूत। मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था कि कांग्रेस अब चलने लगी है,
दिव्यांग पार्टी हो गई थी, लेकिन अब कांग्रेस चलने लगी है। जब चलने लगी है तो दौड़ने का प्रयास कर रही है। और चूंकि एक बात अभी भी है कि अगर यादव के प्रति मैंने अति पिछड़ा वर्ग में, इवन अपर कास्ट में भी एक रहता है कि भाई कुछ खौफ कहें या हलचल कहें, जो भी कहिए, ये रहता है, तो उससे बच करके। लेकिन एक और कारण है इसके पीछे, इनको सीएम नहीं मानने घोषित करने के पीछे, जो हमारे पास जानकारी है, ये चाहते हैं कि हम 55 पर इनको लाएं। और कांग्रेस कह रही है हमको, इधर जो कल पता चला कांग्रेस के एक सोच से, कि ठीक है हम 55 सीट पर तैयार हैं, लेकिन जो सीट हम चाहते हैं अपनी मर्जी से वही सीट हमको चाहिए, इसकी आप गारंटी दीजिए। हाँ, पिछली बार कांग्रेस का ये मानना है कि हमें सारी हारने वाली सीट हमारे पल्ले बांध दी और फिर बाद में कहा कि कमजोर कड़ी आप हैं, 70 में से 19 ही जीत पाए। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। तो ये अच्छा, दूसरे अब जो सवाल आप पूछ रहे थे, एक परसेप्शन है कि ये राजद जो है यादव की पार्टी है, ये तेजस्वी यादव, लालू यादव का तेजस्वी यादव, संजय यादव, शक्ति यादव, और कोई समाज का दूसरे वर्ग का नेता जो है, चाहे अति पिछड़ा का हो, इधर मैं देख रहा हूँ 2-3 पर जितने सर्वे अभी तक हुए हैं कन्हैया भाई, उन सर्वेज में उसमें तो हर जाति हर वर्ग के लोग आ जाते हैं। पहली पसंद बतौर मुख्यमंत्री हर सर्वे में जहां जहां हुए हैं, अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग मीडिया हाउसेस ने किए हैं, तेजस्वी पहली चॉइस है, पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं बिहार के। मैं कहा कि कांग्रेस ऐसा सोचती होगी, आप सही बात कर रहे हैं। आज के तिथि में मेरा भी मानना है यही कि तेजस्वी के सामने सीएम फेस के लिए कोई उसके मतलब उनके बराबर भी नहीं है। और आपको अंदर की बात बता दें, बीजेपी के अंदर एक हलचल है। अभी एक लेटेस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी तक को हो रहा है कि आप चुनाव जाकर के लड़िए। केंद्र के 3-3 मंत्री को चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये जायसवाल जी को बोला गया है कि आप सीमांचल में खोजिए, सम्राट चौधरी को बोला गया है, मंगल पांडे को बोला गया है, जो पहले आप मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो चुका है। हाँ, 6 मंत्रियों को उतारा गया, मध्य प्रदेश में उतारा गया था। तो एक मिनट में यही तो इसी बात पर अब आप भी अंगूठा दिखा रहे हैं, अब आप भी आईना दिखा रहे हैं क्या नवल, कि कांग्रेस थोड़ी सी राजनीति आप ही के साथ करने लगी तो अब आप अपना दम दिखा रहे। देखिए संदीप जी, हमारे साथ जो अभी आपने बात की कन्हैया भेलारी जी से, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत उनका योगदान भी मानते हैं, लेकिन जिस चश्मे से पूरे बिहार को दिखाना चाहते हैं कि आरजेडी का मतलब किसी जाति से है, उनको देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं, नहीं वो कह रहे हैं कांग्रेस ऐसा मान रही है। उन्होंने ये बात मानी कि भाई अभी भी पसंदीदा उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, जो अलग अलग सर्वेज में आ रहा है, बाकी तो फिर जब चुनाव आएंगे तब पता लगेगा। संदीप जी तो पूरा देश मानता है, पूरा बिहार मानता है। आप अभी भी देखिएगा, यात्रा का पहला दिन का दृश्य दिखाइए तो पता चल जाएगा। और यह परेशानी बहुतों का, यही परेशानी है बहुतों का, जिसमें कन्हैया भेलारी जी भी हैं। वो बार बार किसी माने आरजेडी के तरफ इस तरह का इशारा करते हैं कि लोग उसी नजरिए से देखें। आरजेडी का जो इतिहास है, आप 97 से आप प्रदेश अध्यक्ष का देख लीजिए कौन कौन लोग हैं, और वो उनको नजर नहीं आ गया कि उसमें पासवान भी है, उसमें मंडल जी भी है। अरे भाई आप सवाल इसमें नवल, ये आप कांग्रेस को नहीं समझा पा रहे, बिहार समझ जाएगा क्या? कांग्रेस को नहीं समझा पा रहे। कांग्रेस तो हमारे साथ है, जो भी महागठबंधन में है, चाहे सीपीआई लेफ्ट यूनिटी हमारे साथ है, मुकेश जी हमारे साथ है, और यही परेशानी का कारण है। तो कितनी सीटों पर बात कितनी सीटों पर बन रही है कांग्रेस? वो पिछले महीने तक तो 50-52, ज्यादा से ज्यादा 55, अब पता लग रहा है कांग्रेस तो 70 से ज्यादा मांग रही है। नहीं संदीप जी, देखिए सीटों की संख्या के विषय में तो शीर्ष नेतृत्व और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में वही बताएंगे, लेकिन एक बात तय है कि हर सीट पे जो आकलन होगा उसके हिसाब से सबको हिस्सेदारी मिलेगी। नहीं, जो हारने वाली सीट है सारी कांग्रेस की झोली में डाल देंगे। नहीं, ये आपको कैसे पता? भैया तो कांग्रेस कहती आई है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर सूरज मंडल गलत तो नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस की एक ये शिकायत है ना, पिछली बार शिकायत थी कि भाई कमजोर सीटें दे दी हमें, हारने वाली सीटें दे दी। नहीं देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से 2-4 बातें आपके समक्ष संदीप भाई लाना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि क्या सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके बताया जाएगा कि सीएम का चेहरा कौन है? ये पूरा संघर्ष जो चल रहा था सड़कों पर,
ये सिर्फ महज एक चुनावी प्रचार नहीं था, ये कांग्रेस और राजद और साथ साथ जो मुकेश सहनी जी हैं, CPI-ML है, उनके तरफ से संविधान बचाने और बिहार के लोगों के वोट बचाने के लिए ये एक अधिकार यात्रा थी। तो चेहरा कौन है ये बताने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? सड़कों पर नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए संदीप जी। जो आखिरी दिन जब पटना में इसका समापन था, उसी दिन तय किया गया था कि जिन जगहों को छूट गए हैं, जो जिन विधानसभाओं को नहीं पहुंच पाए हैं ये लोग, वहां तेजस्वी जी जाएंगे और तेजस्वी जी उसी संदर्भ में अपनी यात्रा कांग्रेस क्यों नहीं जा रही है? इसमें कोई परेशानी नहीं है ना? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अब ना पहले इसी पर रहते हैं, 1 मिनट इसी पर रहते हैं, तो कांग्रेस क्यों नहीं गई? कुछ कट्टी हो गई, कुछ अनबन हो रही है? ये तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि उसी दिन कांग्रेस वाले थक गए। 66 सीटों में जाने की ऊर्जा नहीं रही, ताकत नहीं रही की गई थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व, आज राहुल जी पंजाब के में थे और पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के साथ थे, वो लगातार अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, वो सड़कों पे हैं हर समय। लेकिन बिहार के संदर्भ में ये बात, चूंकि तेजस्वी जी एक हमारे के नेतृत्व में ये पूरा वहाँ पर जो महागठबंधन है, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी उसी दिन, और उस दिन का आप देख लीजिए। तो मतलब 66 सीटें आपने पूरी की पूरी वो जिम्मेदारी वो तेजस्वी पर छोड़ दी। नहीं, अभी चुनाव डिक्लेयर क्या होंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अच्छा। हम हर एक सीट पर जाएंगे, लेकिन अभी तो संदर्भ चल रहा है कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? आप कल देखें कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से चुनाव आयोग एक तरह से एक्सपोज हो गई है वहां पर, और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि SIR में किसी प्रकार की गड़बड़ी देखी गई। चलो SIR तो ठीक है, SIR में से ही तो वो SIR ने डॉक्टर साहब क्या RJD के सर में दर्द कर दिया कि इतने मुद्दे और हैं, एक SIR उसके पीछे पड़ गए हैं ये कांग्रेस वाले, बाकी मुद्दे लोगों तक पहुंचने में दिक्कत दिलवा रहे हैं, इसीलिए अकेले निकल पड़े क्या तेजस्वी? देखिए, मुद्दे लोग तक पहुंच रहे हैं सर, पहुंच रहे हैं सर। जब अभी लाठीचार्ज बेरोजगारों पर हुई थी इतना निर्मम ढंग से पटना में, और 70,000 करोड़ CAG के रिपोर्ट में आया है किस तरह से गबन किया है, तो ये मुद्दे तो हर एक घर पे है। अच्छा, घर तक पहुंच रहे हैं। एक सेकंड अब प्रोफेसर संजय कुमार को लेते हैं स्क्रीन पर। प्रोफेसर साहब, ये मुद्दे पहुंच रहे हैं या RJD को लगा कि एक सीमित कर दिया है राजनीतिक विमर्श का दायरा ये SIR सिर्फ वोटर अधिकार पर जरूरत से ज्यादा है तवज्जो देकर और मुद्दों को कुछ गौण कर दिया, और इसीलिए अब तेजस्वी खुद ही निकल पड़े? बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपसे, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा के दौरान भी कई सभाओं में, आरा के मंच पर भी तेजस्वी जी ने जो अपने पढ़ाई, दवाई, कमाई की बात उन्होंने की थी, उसको दोहराने की उन्होंने कोशिश की। ठीक है, वोट अधिकार यात्रा की आवाज में इनकी आवाज दब गई थी, इसलिए वो फिर से एक बार इस यात्रा पर निकले हैं, और इस बार इनका ब्लूप्रिंट देख लीजिए। कह रहे हैं कि हम किसानों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे, बेरोजगारों की बात करेंगे। तो इस तरह की बात का मतलब तो है, ठीक है, वो 66 विधानसभा की सीटें जो छूटी हैं वो बजाते स्ट्रेटजी के तहत इस बार तेजस्वी जी निकले हैं। चूंकि यहां पर ये कमजोर कड़ी इनकी रही है, 50% के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ठीक है, 34 सीटें एनडीए जीतती है वहां। हाँ, इसमें दो इलाके जो हैं वो थोड़ी कमजोर कड़ी हैं। 2 इलाकों में नालंदा, यहाँ पर 7 सीटों में से 6 एनडीए जीत गया था, और एक सुपौल 5 की 5 सीटें जेडीयू जीत गई थी। ये 2 इलाके तो अच्छी खासी कमजोर कड़ी हैं आरजेडी के लिए। हाँ, लेकिन आरजेडी जहानाबाद की सारी सीटें जीत जाती है। हाँ, हम लोग उसको भी देखें कि जहानाबाद में एनडीए एक भी सीट नहीं जीत पाती। हाँ, तीनों की तीनों जीत गया था महागठबंधन। नालंदा से लेकर के पटना, बेगूसराय जी तीनों सीटें जीत गई थी। तो इनका जो ब्लूप्रिंट है, जिसमें इन्होंने कहा कि हम इंटेंसिव रिवीजन में वोट चोरी की बात तो किए, ठीक है, कांग्रेस को संजीवनी मिली,
लेकिन हमारे मुद्दे कहीं ना कहीं से दब रहे थे। जिस मुद्दे को लेकर के हम 2020 में आए थे और लोगों को कनेक्ट किया था, वही नैरेटिव बना था और हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके इस बिहार में आए थे। इस वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से तेजस्वी जी फिर से उन मुद्दे को गरमाना चाहते हैं और बजाते जिलाध्यक्ष, और इसीलिए सोची समझी रणनीति के तहत ये थोड़ी कांग्रेस से फिलहाल दूरी बनाई है, फिर साथ में आएंगे। नहीं, बिल्कुल दूरी इसीलिए इन्होंने बनाई है कांग्रेस को लेकर के। जो आप सवाल पूछ रहे थे, बिल्कुल कल ही परसों मैंने देखा कि कांग्रेस ने कहा कि भाई 37 सीटें तो हमें ऐसी दे दिए थे जो कमजोर सीटें थी। 21 सीटें ऐसी दिए थे 70 में जिसमें 10, 15, 20 कभी भी महागठबंधन नहीं जीती। तो कमजोर सीटों को दे करके अगर हमें चाहेंगे तो कांग्रेस जब दबाव बनाने की कोशिश कर रही है इन पर कि हमें मजबूत सीटें चाहिए, कल भी अल्लाह बरू बोल रहे थे कि हम लेंगे सीट, लेकिन हम कमजोर सीट क्यों लेंगे। तो वैसी स्थिति में ये खुद यात्रा पर निकल गए हैं। तो अभी सीटों को लेकर खींचतान भी है, चेहरे पर भी थोड़ा घमासान मच रहा है, पर शांति आपके यहाँ भी नहीं है। राजीव रंजन जी, अब ये चलो जीते हैं, थोड़ा मुझे नाम भी अटपटा लग रहा है, चलो जीते हैं। रथ यात्रा पर अकेले ही निकल पड़ी बीजेपी, आपकी जरूरत महसूस नहीं की? देखिए संदीप चौधरी जी, गठबंधन राजनीति में एक बात बहुत ही स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए। अनेक कार्यक्रम गठबंधन में शामिल सभी दल अपने संगठन के तरीके से संगठन के स्तर पर करते हैं और जहां सबकी सहमति होती है उन मुद्दों पर गठबंधन मिलकर कार्यक्रम करता है। अनेक अवसरों पर हमारी पार्टी की ओर से जो कार्यक्रम किए गए उसमें गठबंधन के बाकी साथी दल शामिल नहीं थे। अभी जो सामने है, जिसकी चर्चा आपने नहीं की, बिहार विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र है 243 सीटों में हम लोगों ने 4 चरण में लगभग 140-45 सीटें पूरी की है। और चूंकि उस दल का मैं हिस्सा हूँ, इसीलिए मैं समझ रहा हूँ कि इसके क्या क्या निहितार्थ होंगे और इसका लाभ गठबंधन को क्या मिलेगा। ये बड़ा कार्यक्रम है और 5 दलों के कार्यकर्ताओं के बीच जो बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता है, पंचायत स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता है, पहले जिले के स्तर पर हुआ और उसके बाद अब ये विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है और ये 23 तारीख तक ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो इसमें कहीं कोई असहमति का सवाल नहीं है कि ये उनका कार्यक्रम, उनकी पार्टी अगर कोई कार्यक्रम तय करती है तो नहीं, दरअसल चुनावी रणनीति भी अख्तियार की जा रही है। क्या राजीव जी, एक सेकंड, जैसे कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित हुई थी 2020 के चुनाव में, अच्छा अगर वो 50% का भी स्ट्राइक रेट ले लेते तो पता लगा कि महागठबंधन की सरकार बन जाती। उसी तरह पिछली बार आपकी सरकार तो बन गई पर कमजोर कड़ी जेडीयू साबित हुई। तो बीजेपी उस आशंका को भी खारिज करना चाहती है, अपनी मजबूती बरकरार रखने के लिए खुद ही निकल पड़ी क्या? नहीं, आप इसका जितना छिद्रान्वेषण करें आपका विशेषाधिकार है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि गठबंधन के अंदर कई कार्यक्रम गठबंधन के स्तर पर होते हैं जिसमें सभी दल शामिल होते हैं। अनेक कार्यक्रम हर पार्टी अपने तरीके से करती है। वो जनता दल यू भी करती है, एलजेपी भी करती है, हम पार्टी के भी सम्मेलन होते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी करती है। लेकिन जो बड़े कार्यक्रम होते हैं जहां चुनावी रणनीति की दृष्टि से ये विधानसभा जो सम्मेलन है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियां, पार्टी के कार्यकर्ताओं, जो अलग अलग घटक दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच कैसे सामंजस्य और समन्वय बेहतर हो जाए, मतदान केंद्रों पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी तरीके से एक विराट लक्ष्य हमने रखा है 225 सीटों का, उसको हासिल करने का। और ये जो हम 2020 की चर्चा करते हैं, तो मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूँगा, कई ऐसे कारण थे जिसकी चर्चा किए बगैर आज इस गठबंधन का स्वरूप जो है वो जहां उनको बढ़त मिल गई
वो बढ़त तो खत्म हो गई लोकसभा चुनाव में। नहीं, लोकसभा चुनाव में लोकसभा आपका चुनाव स्ट्राइक में रेट यही सबसे अच्छा आरजेडी था। सिमट कर कहां चली गई? नहीं, आपका स्ट्राइक रेट भी सबसे अच्छा था राजीव जी। और जी, 2020 मैं का वही कह विधान, रहा हूं। हाँ 2020 का विधानसभा, आप जो खुलकर नहीं बोल रहे, मैं बोल देता हूं। चिराग पासवान ने वो आग लगाई आपके कई किलों में, अभी वो आपके साथ हैं। पर एक चीज, मुझे भी 20 साल हो गए बिहार की राजनीति, बिहार के हर चुनाव को कवर करते हुए, ऐसा मैंने कभी नहीं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग राजीव जी, 2010, 15, 20 ये जितने चुनाव हुए और साथ में लोकसभा के जो हुए, मुख्य किरदार, मेन स्टार बिहार की राजनीति के नीतीश कुमार होते थे। अब ये चलो जीते हैं, ये रथ यात्रा, एक छोटी फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के संघर्ष की, बचपन से लेकर प्रधानमंत्री का सफर, ऐसा पहले कभी नहीं होता दिखा। स्टार होते थे नीतीश कुमार, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बीजेपी अपनी ताल ठोक रही है क्या? आप समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा जब भी हमारे संगठन का कार्यक्रम होगा तो हम अपने नेता, अपनी पार्टी की विचारधारा, हमारे नेता की जो उपलब्धियां हैं, जो बदहाल बिहार से एक संभावनाओं का प्रदेश बना है ये राज्य, जो ये यात्रा है, इसके विभिन्न पड़ावों की हम चर्चा करते हैं, उनकी बात करते हैं। बीजेपी को नीतीश कुमार के वोट हासिल करने की क्षमता पर थोड़ा भरोसा कम हो गया है क्या? इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का नैरेटिव गढ़ रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता है, आपके विश्लेषण को मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं, नतीजे बताएंगे। मैं चाहता हूं कि तेजस्वी यादव विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़े। मेरी खुली चुनौती है कि ये जातीय गोलबंदी के बजाय विकास पर बात करें। गोलबंदी में भी हारेंगे और विकास परक एजेंडे में जो नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए कर दिया है, वो राज्य के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। नौकरियां, रोजगार, आधारभूत संरचना, बिजली, सिंचाई, विपक्ष को विकास की बात करता है तो बात आ जाती है गाली पर। प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, प्रधानमंत्री ने तो डीएनए भी पूछा था नीतीश कुमार का, और घुसपैठियों की बात आ जाती है। तेजस्वी कह रहे हैं घुसपैठिए आए कैसे, केंद्र सरकार से पूछा जाए, वो हिंदू मुसलमान भी कर रहे हैं। विकास पर हो जाए तो उससे तो बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती। कौन रोक रहा है विकास को अहम मुद्दा बनने से, चुनावी मुद्दा बनने से? जब आप प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी को गालियां देंगे तो निसंदेह जनता नाराज होगी, जनता के कोप का शिकार आपको होना होगा। नहीं तो जनता जब किसी को विधवा कहा जाए, जर्सी गाय कहा जाए, बछड़ा कहा जाए, किसी के डीएनए पर सवाल उठाए जाए जो नीतीश, उसमें भी फिर जनता गुस्से में आती होगी ना। संदीप चौधरी जी, देखिए संदीप चौधरी जी, विमर्श की गरिमा को लेकर के हम सबसे बड़े पैरोकार हैं कि ये बिल्कुल सही तरीके से चले, इस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। जब जो हुआ है और उसके बाद एआई वीडियो भी, एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए एक बार हताशा और बौखलाहट फिर से इन्होंने जाहिर की। मैं तो कहता हूं कि इन सवालों को आप केवल अवसर दीजिए कि चीजों को हम लोग स्पष्ट कर सकें, तो हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ मेरी खुली चुनौती है, बहस। बहुत अच्छा, ये कम से कम चुनावी विमर्श नहीं, ये राजीव रंजन जी आप ये अच्छी बात कह रहे हैं, चुनावी विमर्श विकास के मुद्दों पर होना चाहिए। पर एक क्विक कमेंट आपसे चाहूंगा, कन्हैया बिल्लारी, क्या बीजेपी नीतीश की चुनाव जिताऊ काबिलियत पर थोड़ा भरोसा कम करने लगी है? प्रधानमंत्री की फिल्में दिखाया जाना 20 साल से मैंने तो नहीं देखा, वहां पर मुख्य नायक कोई रहा है राजनीति का, वो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार दूसरे को स्पेस थोड़ा देते हैं अपने गठबंधन में, या देते हैं? नहीं तो दिख रहा है, अब तो लगता है कि प्राइम मिनिस्टर वर्सेज तेजस्वी यादव होते जा रहा है ये चुनाव। और विकास की बात जो कर रहे हैं राजीव रंजन जी, तो विकास की बात तेजस्वी तो केवल विकास ही की बात कर रहे हैं। ये लोग यहाँ घुसपैठिया, प्रधानमंत्री की माँ का फीस दैट ये कर रहे हैं, वो जात की कहाँ राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा था, नवल जी हमारी बात को समझे नहीं, परसेप्शन बन गया है। जैसे पासवान की पार्टी है लोजपा,
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, कुशवाहा एक परसेप्शन बना देना, ये परसेप्शन बना, जबकि तेजस्वी में ऐसा नहीं है। सारे दल के सारी जात के लोग हैं, सारे जमात की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन परसेप्शन बनाने का और बनाया गया है वो बात है। तेजस्वी तो विकास ही की बात कर रहे हैं। यहाँ तो इतना ही जब काम किए हैं नीतीश कुमार, ये जो बता रहे हैं राजीव रंजन जी, तब जिस तरह से रेवड़ी बांटी जा रही है, इसकी क्या जरूरत है? बाप रे बाप, लगता है कि पूरा खजाना खाली हो जाएगा। आज ही जो है मुख्यमंत्री ने क्रेडिट कार्ड अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग भी अलापा जा रहा है। क्या ढपली भी बजाई जा रही है, राग भी अलापा जा रहा है? पहले अपने घर को, अपनी दुकान को सजाया जा रहा है कन्हैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम। बीजेपी देखिए, बीजेपी ने मन बना लिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए हमारे पास जो जानकारी है कि ये 18 तारीख को जो बैठक होने वाली है अमित शाह की, यहाँ पर सारे दल के जो इनके घटक दल हैं उनके अध्यक्ष के साथ, उसमें खासतौर से चिराग पासवान से पूछा जाएगा कि असमंजस की जो स्थिति आप बनाए हुए हैं आप क्लियर कीजिए, क्लियर कीजिए। ये है ना, अभी धीरेन्द्र मुन्ना से पूछते हैं, धीरेन्द्र मुन्ना क्लियर कीजिए ना, क्या असमंजस बनाया हुआ है आपने? खींचतान तो चल रही है ना सीटों की, हर कोई अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग बजा रहा है। अभी बाद में आएगा गठबंधन धर्म, बाद में निभाएंगे। अभी वाद्य यंत्रों को अगर बढ़िया से बजाया जाए, मिलाया जाए, तभी संगीत और सुर अच्छा बनता है संदीप जी, ये तो आपको भी पता ही है। अब चुनाव मौसम है तो मैं विपक्ष पर ना आरोप लगा सकता हूं कि वहां सिर्फ फुटबॉल है, ना हमारे यहाँ कर सकता हूँ। हर लोग अपना पोस्टरिंग करते हैं, करना भी चाहिए, उनका अधिकार है। जनता के बीच में जाना है तो अपने अपने तरीके से लोग जाएंगे। लेकिन अभी कन्हैया भेलारी जी के एक बात से मैं सहमत हूँ कि जो उन्होंने कहा है, कांग्रेस पार्टी अपने पुराने खोए हुए दिन को वापस देखना चाहती है कि जब दलित हमारे साथ हुआ करते थे। और आज इसलिए मैं बता रहा हूं कि जितने भी SC/ST केस होते हैं उसमें से लगभग 80% केस जो है यादवों के द्वारा ही होता है। यह बात मैं बता रहा हूँ इसको, और ये साफ वही से कह रहा हूँ। और भेलारी साहब जातीय राजनीति कर रहे हैं आप, सीधे सीधे खाले। नहीं, मैं जातीय राजनीति नहीं कर रहा हूँ, ये परसेप्शन है। तो कांग्रेस को मुख्यमंत्री के चेहरे पर मैं आ जाता हूँ, वो चाह रही है कि भाई उप मुख्यमंत्री अगर बनाना चाह रहे हैं आप मुकेश सहनी जी को, तो मेरे राजेश राम को क्यों नहीं? तो यहाँ दो उप मुख्यमंत्री एक मुख्यमंत्री बनाने में लगेगा, तो बाई वन गेट टू, ये अभी संभव नहीं लग रहा है उस साइड में, जो मैं मुझे लगता है। मैं आ जाता हूँ कांग्रेस ना अभी इसी को जारी रखते हैं ना। कांग्रेस जी थोड़ा सा दरवाजे खोल रही है कि आपके लिए कुछ बातचीत चल रही है कांग्रेस से। नहीं देखिए, ये तो परसेप्शन आप बना सकते हैं कि भाई देखिए, राजनीति में इतना मैं जरूर कहूंगा संदीप सर कि राजनीति में दरवाजा नहीं होता है, एक पतली सी उस पर चादर लगी होती है या पर्दे लगे होते हैं या चिलमन होता है। ये कहीं नहीं होता है कि किसी में दरवाजा लगा होता है, और सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका कोई अनर्थ आप अर्थ लगा लें। अब मैं आता हूँ कि हमारी इशारा तो आप कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ इशारा तो दे दिया आपने। पर पहले ये बताइए ना, सीटें कितनी? देखिए 102 103 JDU ले, 101 102 बीजेपी ले, तो कुल मिलाकर बची 40। उसमें बटने ही हैं 4-4 आदमियों के बीच में, आपको 20 से ऊपर तो मिलेंगी नहीं। तो गठबंधन धर्म निभाएंगे? अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि बतासे के लिए मंदिर तोड़ा जाए, ऐसा नहीं होगा। और न ये भंडारे चल रहे हैं कि जो जितना मर्जी उसको उतना पूरी दे दिया जाए। विनिबिलिटी अगर फैक्टर होगा संदीप सर, तो मैं बताता हूं कि उसी को देख करके गठबंधन के शीर्ष नेता आपस में इसका बंटवारा करेंगे। और ये जरूर फैक्टर देखा जाएगा कि अगर हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 225 का, तो वो कहां से हमको प्राप्त होगा। हमको लगता है ये विषय जरूर गठबंधन के शीर्ष नेता लोग जीतन राम मांझी भी अब तो 100 सीट लड़ने की धमकी देने लगे हैं कि 20 नहीं दी तो मैं 100 पे लड़ूंगा। अच्छा देखिए, चुनाव का वक्त है ना, पोस्चरिंग तो करेंगे ही ना, हर कोई करता, और भगवान करे उनको मिल जाए 100 सीट। नहीं, पोस्चरिंग पिछली बार तो आप अकेले लड़ने को तैयार हो गए थे, आपने किला ढहा दिया था, वो 43 पर समेट दिया था, खुलकर नहीं बोले। अभी गठबंधन धर्म निभा रहे थे राजीव रंजन, इशारा तो आप पर ही था ना। नहीं, इशारा पर यह था कि RJD को भी तो हमने इतनी बड़ी बड़ी सीट जो बढ़त मिली है,
वो भी तो मेरा कारण है ना। आप जेडीयू के तरफ क्यों लेकर के जाना चाहते हैं? अगर हम अकेले लड़े तो उसका सीधा लाभ मिला। जो आज यात्रा निकल रहे हैं उसी गलतफहमी का, या हमारी ताकत उस समय अलग हो गई थी, अब उनको ज्यादा ताकत मिल गई थी। ऐसे भी तो इसको देखा जा सकता है, देखने के तो नजरिया अलग अलग है। अब तेजस्वी यादव जी अगर अकेले निकले हैं तो ये भी तो हो सकता है ना कि भाई नीतीश कुमार की ताकत कम हो रही है क्या? ये किसने कहा? ताकत किसी की कम नहीं होती है। राजनीति में हर एक की अपनी ताकत है और सभी ताकतों को मिला करके सुपर पावर बनते हैं, जिसको 18 से 20 सालों से लगातार बिहार में है, सब में एनडीए है। ठीक है पवन तो वर्मा अगर जी, आपको संगीत का, शास्त्रीय संगीत का भी अच्छा खासा शौक है, किताबों का भी है, ये अपनी अपनी डपली अपना अपना राग अलापा जा रहा है। अब बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी निकल गए, अकेले ही कांग्रेस को भूल गए। चलो जीते हैं, अजीबोगरीब सा ही नाम है कि कैसे जीते हैं। प्रधानमंत्री की शॉर्ट फिल्म्स दिखा रही है बीजेपी अकेले ही, एकला चलो हो रहा है अभी, और कहने को गठबंधन की राजनीति की लड़ाई है बिहार में। संदीप जी, जिस तरह का आप सीटों का होड़ एक ही गठबंधन की अलग अलग पार्टियों का देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कारवां गुजर गया, ये बंटवारा ही करते रह गए। देखिए, दो चीज़ें ये दर्शाता है। पहला ये कि इन सब पार्टियों के लिए सत्ता की लालच में कितनी सीटें मिले ये ज़्यादा ज़रूरी है बनस्पत ये कि बिहार के गरीब, पिछड़े, असहाय, बेबस लोगों के लिए कोई सकारात्मक एजेंडा जो कि ज़मीन पर ये कार्यान्वित कर सके, ये इनकी प्राथमिकता है ही नहीं। तो बिहार जो नागरिक है, जब इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा देख रहा है, तो वो ये कह रहा है कि खुदा मुझको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। राम खिलाड़ी हैं, आपने बहुत ही बेहतरीन बात कही, आप ही की बात में जोड़ रहा हूं। राम खिलाड़ी हमारे दर्शक पवन जी, दिल्ली वासी, वो कह रहे हैं जब राजा ही अपने संघर्षों की कहानी लेकर जनता के बीच जाएगा तो जनता अपने संघर्ष की कहानी लेकर किसके पास जाए? भाई प्रधानमंत्री के संघर्ष की कहानी अब दिखाएगी, शॉर्ट फिल्म दिखाएगी बीजेपी। वो कह रहे जनता अपना संघर्ष किसको बताए? वो किस जनता पूछ रही है कि साहब आप लोग तो एक दूसरों के लिए तारीफ वैसे करते हैं, पर जब सत्ता की बात आती, जब सत्ता केंद्र में हो और अब सीटों का बंटवारा है, आप देखिए किस तरह से सौ खलूस बातों में, सब करम ख्यालों में बस जरा वफा कम है, बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। वफा नहीं है इनकी एक दूसरे से। नहीं, आपकी तो वफा किससे बिहार है? के लोगों से कैसे हो? नहीं, आप कहते हैं आपकी वफा बिहार के लोगों से है। देखिए, आपने पवन जी, आपने, प्रशांत किशोर ने ये दावा किया था, ये ताल ठोकी थी कि हम तो चुनाव से 6 महीने पहले लिस्ट भी अपनी जारी कर देंगे, 243 उम्मीदवारों की लिस्ट आपने अभी तक जारी नहीं की। सियासी गलियारों में दरअसल ये आकलन किया जा रहा है कि आप, मैं पूरा सवाल एक बार कर दूं कि बी टीम है या नहीं जनसुराज बीजेपी की, तय इससे होगा कि एनडीए के और महागठबंधन के उम्मीदवारों से पहले अपने उम्मीदवार घोषित करता है या नहीं जनसुराज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। आप, ये आपका सवाल मुझे बहुत पसंद आया संदीप जी, क्योंकि इस समय आप देखेंगे भी कि जनसुराज पहली पार्टी होगी जो अपने 243 सीटों का ऐलान कर देगी। हमारा न तो किसी से गठबंधन चुनाव के पहले है न चुनाव के बाद होगा। सबसे पहले नहीं किया तो शको शुबा कहीं सच साबित होंगे। हाँ, तो आप फिर से ताल ठोक रहे हैं, बड़ी खबर दे रहे हैं आज एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले आप उम्मीदवार घोषित कर देंगे, नहीं किए तो जो शको शुबा आपके बारे में जाहिर की जा रही है वो ठीक साबित होंगी। बिल्कुल करेंगे। बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ
कि हमारी प्राथमिकता और इन पार्टियों की जो अब 30 साल से केवल सत्ता के लालची हैं, हमारी पार्टी की अब ये प्राथमिकता है कि जब हम सीटों का वो लगभग तैयार हो चुकी है सूची, उस पर हम अपना पूरा फोकस करें। हमारा केंद्र बिंदु वो है, और इनका केंद्र बिंदु ये नहीं है कि किसको खड़ा करेंगे, सीटें कितनी मिलेंगी, जिसमें अगर हम जीते, हारी हुई बाजी का बंटवारा है ये तो, अगर हम जीते तो हमारे में कितनी बार्गेनिंग पावर हो, कितनी कैबिनेट मंत्रियों की पोस्ट मिले, कितनी तरफ से बिहार राजनीति तो आंकड़ों का ही खेल है ना पवन जी। आप आदर्शवाद का चोगा पूरी चीज पर उड़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर पॉलिटिक्स इज अबाउट नंबर्स। जिसके पास आंकड़े ज्यादा होंगे सत्ता में वही आता है, तो सीट पहले ज्यादा लोगे तो ज्यादा जीत पाओगे। बड़ी सीधी सी बात है। ठीक है, ये भी बात सही है आपकी, पर अगर एक दूसरे की इसी एक मापदंड पे बात मानने को कोई तैयार हो तब तो। यहां तो कांग्रेस कह रही है कि तेजस्वी जी आप हैं कौन, हम तो बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी हमारे बड़े नेता हैं, वो अपने पारिवारिक राजवाड़े के युवराज हैं, और तेजस्वी जी अपने पारिवारिक राजवाड़े के युवराज हैं। लालू जी गरीब के बेटा थे, गरीब के लिए कुछ किया, पिछड़ी जातियों के लिए। तेजस्वी तो अमीर बाप के बेटे, उनको ना तो यादव से प्रेम है, ना तो मुसलमान से, ना बिहार की जनता से। तो वो ये देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस के तेवर, हमने देखा है जमाने का बदलना, पर उनके बदले हुए तेवर नहीं देखे जाते। महागठबंधन पर फिर से हमला करने लगे ज्यादा, मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच दे रहे हैं एनडीए को। पवन जी अच्छा सुनिए, मैं एनडीए की बात कर देता हूँ, जस्ट आपके लिए संतुलन बन जाए। अब एनडीए की हालत देखिए, कोई आज तक बीजेपी से कहने को तैयार नहीं है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इससे क्या संदेश जा रहा है? इससे संदेश ये जा रहा है कि नीतीश कुमार जी का चुनाव तक इस्तेमाल किया जा रहा है, चुनाव के बाद उनको किनारे लगा दिया जाएगा। बीजेपी जिसकी चाह बहुत पुरानी है कि उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने, पर वो उस काबिल बनेंगे ही नहीं, और जितनी और छोटी पार्टियां हैं उनके बीच भी वही बंदर बांट चल रही है। तो आप ये सोचिए, एक मिनट के लिए संदीप जी जरा सा संजीदा हो जाइए। आप ये सोचिए कि ये इस तरह का ये बंटवारा चल रहा है जिसमें एक दूसरे के पीछे सामने से नहीं ये फेयर पॉइंट है आपका। मैं इसका थोड़ा विश्लेषण अब करना चाहूंगा। प्रोफेसर संजय कुमार, जो पवन वर्मा कह रहे हैं कि अरे भाई लोगों, उम्मीदवार तय करो, सीटों के बंटवारे पर यहां पर खींचतान हो रही है, मुद्दों की बात नहीं हो रही है। आदर्शवाद है या ये दरअसल एक हकीकत भी बयां कर रहे हैं पवन वर्मा? ना वो आदर्शवाद के साथ साथ हकीकत भी बयान कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सीटों के बंटवारे में ही उलझे रहेंगे और मुद्दे को लेकर के गंभीर नहीं होंगे, सीधे जनता से कनेक्ट आप नहीं होते हैं कि कांग्रेस ये चाह रही है, आरजेडी ऐसा चाह रही है, जेडीयू ऐसा चाह रही है, बीजेपी ऐसा चाह रही है, तो अगर चिराग ऐसा चाह रहे हैं, मांझी जी ऐसा चाह रहे हैं, तो मैसेजिंग नहीं होता है क्लियर कि भाई क्या सीट बंटवारा इनका मकसद है या बिहार की जनता की बेहतरी इनका मकसद है। अगर बिहार की जनता की बेहतरी इनका मकसद है तो चीजें स्पष्ट होना चाहिए। मैं एक छोटा उदाहरण से मैं बता देता हूं। तेजस्वी जी ने पिछली बार एक नैरेटिव किया कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उस नैरेटिव का फायदा हुआ, एक छोटा एरिया का मैं बात बता देता हूं, शाहबाद का इलाका, जहां 22 सीटें थी, 20 सीटें इंडिया गठबंधन जीत जाती है। मगध का इलाका, जहां जहानाबाद से आज इनकी यात्रा की शुरुआत होती है, 26 सीटें हैं, 20 सीटें जो हैं वो वहां पर वो जीत जाती है इंडिया गठबंधन। मैसेजिंग क्लियर था, और उसमें यूथ वोटर जो थे वो एक बड़े फैक्टर के रूप में युवा एक बड़ा फैक्टर तो होने वाला है। औसत आयु बिहार में 22 साल की है और 58% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। एक आखिरी सवाल जो मैंने सीधा सवाल किया पवन वर्मा से, जनसुराज
6 महीने पहले कह रहे थे उम्मीदवार कर देंगे, लेकिन अभी भी कह रहे हैं पवन वर्मा कि हम सबसे पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे। सबसे पहले नहीं करते तो वो शको शुबा उन पर बने रहेंगे। ये कितना अहम फैक्टर होगा। अगर ये पहले करते हैं तो जन सुराज को हम किस तरह से देखेंगे। वो जो शंकाएं हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वो तो सारे फिर खारिज हो जाएंगे अगर सबसे पहले लिस्ट आती है तो। है कि अगर ये अपना उम्मीदवार पहले अगर जारी कर देते हैं कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम एनडीए और इंडिया गठबंधन से मुझे कोई लेना देना है, बिहार के इश्यूज को लेकर के हम गंभीर हैं, और प्रशांत किशोर जी तो कहते रहे हैं कि उम्मीदवार हमारे हाथ तय हैं। तो भाई उम्मीदवार अगर तय है आपने सिलेक्ट कर लिया है कमेटी बना करके ही, फिर घोषणा में इतना विलंब क्यों? अगर घोषणा कर देते हैं तो स्वाभाविक है कि इनके ऊपर जो संदेह की सुई है उससे ये बाहर निकल जाएंगे। लेकिन दोनों गठबंधनों में जो शंकाएं हैं, जो शको शुबा हैं, क्या वो दूर होंगे, या ये राजनीति का एक नॉर्मल होता है चुनाव से पहले भाई ज़्यादा सीट चाहिए, ज़्यादा आपको सीट मिलेंगी तो ज़्यादा जीतने का मौका भी मिलेगा, ये दबाव चलते रहते हैं क्या, और अपने आप चुनाव आते आते सब कुछ संभल जाएगा? इस पर हमारी निगाह रहेगी। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।